हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीओ 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 45 है। इससे पहले हम 44 क्लासेस से कर चुकी हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2024 के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या प्रार्थना समाज? इनमें से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? तो बंगाल में स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन। राइट आंसर ऑप्शन ए, रामकृष्ण मिशन आंदोलन ये बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी 1897 में। ठीक है, बेलोर मठ में। ओके। फिर उसके बाद हम ऑप्शन में दिए गए चीज़ों की बात करें तो फिर आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो ये की थी 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, 1875 में बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। फिर बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना की है ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, कब की थी? 1873 में पुणे में। ठीक है। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो ये की है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है 1867 में बॉम्बे में। ठीक है। तो आर्य समाज की रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा और इनको नोट्स जरूर बनाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी तशांगपो के नाम से जानी जाती है? तो इनमें से कौन सी नदी है? गंगा नदी, गंडक नदी, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? कौन सी नदी है जिसे तशांगपो के नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, तो तशांगपो के नाम से भी जानी जाती है, तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तशांगपो के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र यह निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसे तिब्बत में तशांगपो के नाम से जाना था। ठीक है ना, तिब्बत में तशांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम है, तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में से जाना जाता है दिहांग के नाम से। ठीक है, फिर बांग्लादेश में से जाना जाता है जमुना के नाम से। ठीक है, तो इन नामों से इसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और इसे लाल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, लाल नदी भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, फिर हम बात करें कावेरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागू जिला, कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी। फिर गंडक नदी, तो यह निकलती है नोबाइन हिमाल ग्लेशियर से, यह निकलती है। ठीक है, फिर है गंगा नदी, तो यह निकलती है
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी यह देवप्रयाग में, ठीक है ना, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, ओके, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, तो ये था नदियों के बारे में कि कौन कहाँ से निकलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा या गुजरात? तो 2022 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के मैच में, ठीक है ना, किस राज्य में आयोजित नहीं किए गए? तो ये नहीं किए गए थे गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से हैं? हर्षवर्धन कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव? तो इनमें से कौन क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड, ठीक है, पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? तो ये है आयुष्मान खुराना। राइट आंसर ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। ओके, नेक्स्ट है, 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? गुंटर ब्लोबेल, कैमिलो गोल्गी, विलियम हार्वे या पॉल एलिज? तो 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो यह की थी कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, कैमिलो गोल्गी। ओके, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 11,000, 9,000, 5,000 या 15,000? तो 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ये बन गए हैं 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विराट कोहली, यानी कि किंग कोहली। ओके, नेक्स्ट है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह की डैश पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? माघ, पोष, आषाढ़ या कार्तिक? तो सिख साहित्य के अनुसार, ठीक है, गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, गुरु नानक देव की जयंती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, हरियाणा या राजस्थान? तो यक्षगान जो कि एक लोक नृत्य है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है कर्नाटक से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है, भीतर गांव का ईट मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीतर गांव का ईट मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो भीतर गांव का ईट मंदिर जो स्थित है यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में डैश की प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया? दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट या लाहौरी गेट? तो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, दिल्ली में लाल किले की डैश प्राचीर ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया? तो लाहौरी गेट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, लाहौरी गेट प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा? अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका या चीन? तो मंदारिन जो ये भारत की पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है तो यह है चीन की। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित
अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद? तो इसमें उपयोग किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद का। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल या पेनल्टी कॉर्नर? तो जो तैराकी खेल से संबंधित नहीं है ये है पेनल्टी कॉर्नर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? अहमदाबाद नगर और इम्फाल, सिलचर और पोरबंदर, जयपुर और गंगटोक, गांधीनगर और सिलचर? तो पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है, जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम? तो ये लिया गया है पोटेशियम। ठीक है, लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी, पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक और स्थान की सुरक्षा करना, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, देश के पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन तथा वनों एवं अन्य जीवन की सुरक्षा करना, भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य जो है तो ये है भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जलती हुई नदी, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, एक सड़क, 57 गलियां? तो कमलेश्वर के किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था कितने पाकिस्तान उपन्यास। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने की थी? अभिनव भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा? तो किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने की थी? तो इन्होंने की थी पूना सार्वजनिक सभा की। राइट आंसर ऑप्शन डी, पूना सार्वजनिक सभा। फिर हम बात करें ऑप्शन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की और कब की? ठीक है, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में ये की थी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गठित। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो ये 1885 में A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्सीवन ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना तो ये भी 1885 में हुई थी और किसने की थी? तो इसमें की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और एक और थे कैलाशनाथ त्रंबक तेलंगनी। ठीक है, शायद यही नाम था एक और। ठीक है ना, कैलाशनाथ त्रंबक तेलंग। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और कैलाशनाथ त्रंबक तेलंग ने की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लेखिका लाखिया प्रख्यात डैश कलाकार है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या मणिपुरी? तो रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया यह कथक कलाकार है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथक। ठीक है, कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, मणिपुरी तो यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और उड़ीसी तो यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसके अलावा और 4 शास्त्रीय नृत्य है जो कि हैं
मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और सत्रिया असम का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रानी मचाइया एक डैश लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उम्माथत उम्माथत लावड़ी, गुस्सादी या धीमसा। तो रानी मचाइया जो एक उम्माथत उम्माथत लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। फिर है क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो ये भी गलत है। फिर है डेबिट कार्ड से बैंक खाते से सीधे पैसे निकाले जा सकते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक उधार लिया जा सकता है। तो यह सही है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में यह अंतर है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया। बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इन्हें शामिल किया गया है तमिलनाडु, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगीतकार समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 के अनुसार, ठीक है। अनु मलिक और उदित नारायण, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी, आशा भोसले और किशोर कुमार, AR रहमान और हरिप्रसाद चौरसिया। तो संगीतकार समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, किस संगीतकार समूह को, सॉरी, तो ये किया गया पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है। विक्टोरिया झील, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या तांगानिका झील। तो नील नदी द्वारा बहाया गया पानी ये जाता है भूमध्य सागर में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नील नदी यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, और डी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो संविधान का अनुच्छेद 149 जो संबंधित है, तो यह संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो ये थी आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।